Hello students, I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss your new chapter. It is chapter number 20, Media the Mainstay of Democracy. तो स्टूडेंट्स आज मैं चैप्टर नंबर 20 डिस्कस करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी जो एसएसटी की किताब है, सोशल साइंस की किताब है, वी एंड द वर्ल्ड। तो चैप्टर का नाम जैसा कि बताया, मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। तो मीडिया के बारे में आप क्या समझते हो? मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, और आजकल तो हम लोग मीडिया की बात करें तो हमें फेसबुक की भी बात करनी होगी, व्हाट्सएप की भी बात करनी होगी, है ना, इंस्टाग्राम की भी बात करनी होगी। मीडिया का मतलब है वो चीज़ जिसके ज़रिए हम समाज में एक दूसरे के पास में बात को पहुंचाते हैं। अगर हमें मास को, एक बहुत बड़ी भीड़ को, एक समाज को, पूरे देश को, एक स्टेट को के लोगों को मैसेज देना हो, देन व्हाट वी विल यूज़ मीडिया। तो यहाँ देखें, यहाँ क्या बताया जा रहा है मीडिया के बारे में। मीडिया रेफर्स टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मीडिया का मतलब है कम्युनिकेशन का वो माध्यम जिसके जरिए हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक समय में एड्रेस कर सकते हैं। यूजिंग द रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड टुडेज वर्ल्ड, आज के समय में इन द मॉडर्न टाइम्स, इंटरनेट इज़ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ मीडिया, है ना। सो दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके जरिए हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। ये संचार के साधन हैं। सिंस दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग मैसेजेस टू मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड मास मीडिया। तो इन माध्यम के जरिए हम एक बार में लाखों लोगों, करोड़ों लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मास मीडिया। मास का मतलब है भीड़, बहुत बड़ी संख्या के साथ में। सो टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट देम। वेरी प्रैक्टिकल थिंग इज़ दैट, आज के दिन में क्या हम कल्पना कर सकते हैं? वी कैन लिव विदाउट टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन। इन सब को एक तरफ रख दूँ तो आजकल जो मीडिया का सबसे बड़ा साधन है इंटरनेट, सो कैन यू लिव विदाउट इट? नो। मुझे लगता है कई लोगों को तो खाने में मन ही नहीं लगेगा। कई लोगों का दिन बड़ा बोरिंग हो जाएगा अगर उस दिन फेसबुक ना चले तो, गूगल ना चले तो, व्हाट्सएप ना चले तो। ऐसा होता है ना। अब जैसे लोग टाइम पास के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ें बनाई तो इसलिए गई थी कि हाँ, हम ज़रूरी बातें लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। आजकल के समय में भी अगर स्कूल से सारे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज, कोई नोटिस सर्कुलेट करना हो, सो व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट अवेलेबल मीडिया, मैं कहूँगा, है ना। एसएमएस करना खर्चीला है, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके लोगों को बता देना आसान है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे, अगला जो हमारा सेक्शन है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी और मीडिया ये दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। मीडिया डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पर या टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है मीडिया पर? मेरे ख्याल से मीडिया का डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा है, क्योंकि आज के दिन में हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से बाकी सारे मीडिया में क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं ये आप आसानी से समझ सकते हो। आप समझ सकते हो ना कि आजकल के दिन में कहीं पर अगर न्यूज़ कवरेज करना हो तो आपके पास में मोबाइल वैन, बड़ा सा मोबाइल वैन जिस पर एक डिश एंटीना लगा होता है, वो हो या ना हो, अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है आपकी मोबाइल में और आपका मोबाइल, उसकी कैमरे की कैपेसिटी, स्टोरेज, प्रोसेसर, ये सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हैं, सो यू कैन डू द जॉब ऑफ रिपोर्टिंग यूजिंग योर मोबाइल सेट ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट हाउ मीडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं ना। आपने देखा ना। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने YouTube चैनल का नाम लिख रखा है न्यू एज कोचिंग। तो मैं आप सब बच्चों से ये कहूँगा कि एक बार आप सब मेरे इस चैनल को
ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और आप देखोगे कि इस पर मैंने आप सब बच्चों के लिए, इवन डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करके रखे हुए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स। और मैं धीरे धीरे इस पर लेक्चर्स की संख्या बढ़ा रहा हूँ। मैं साइंस के भी डाल रहा हूँ, एसएसटी के भी डाल रहा हूँ, इंग्लिश के भी डाल रहा हूँ, है ना। और जल्दी ही मैं इस पर कंप्यूटर के भी डालने वाला हूँ। यस, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैंने देखा है, सुना है कि कई स्कूलों में बच्चों को सही से प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया है। आप सोचोगे कि भाई एक व्यक्ति जो इंग्लिश के लेक्चर्स डाल रहा है, साइंस के लेक्चर्स डाल रहा है, वो कंप्यूटर के लेक्चर्स कैसे डाल सकता है भला। नो इशू। कभी मैं अपना प्रोफाइल शेयर करूँगा तो आप जान जाओगे कि मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग के 3 इयर्स कंप्यूटर एजुकेशन में ही बिताए हैं। और लास्ट 22-23 ईयर्स से मैं आईटी डिपार्टमेंट का, कंप्यूटर विभाग का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का ही हेड रहा हूँ एक शुगर मिल में, है ना। तो चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग। We live in fast changing times. Various developments in the field of communication technology since the end of 20th century have left a deep impact on us. तो ये तो आप समझते हो ना कि हम लोग फास्ट चेंजिंग टाइम में रह रहे हैं। कैसे? आज आपके हाथ में, आपके घर में जो मोबाइल फ़ोन है और अभी के 3 साल पहले के फ़ोन के साथ में उसे कंपेयर करके देखो, यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस कि कितना चेंज आ गया है। पहले 3 साल पहले, 5 साल पहले के मोबाइल सेट की स्क्रीन साइज़ के बारे में सोचो, उसके प्रोसेसर की स्पीड सोचो, उसकी रैम के बारे में बातें करो, वो शायद 4G भी नहीं रहा होगा, अब तो 5G की बातें हो रही हैं, है ना। सो यू कैन फिगर आउट द डिफरेंस कि हम लोग कितनी ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर समय के साथ साथ में टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, और मोबाइल टेक्नोलॉजी में चेंज के क्या कहने। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इस पीरियड में, ये जो 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी रही है, इसमें कम्युनिकेशन के फील्ड में, संचार के फील्ड में कितना ज़्यादा चेंज होता रहा है और इसका हमारी लाइफ पर क्या असर होता है। लाइफ पर असर की बात आप ऐसे देख लो ना कि जब कोरोना की प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ कि बच्चों की क्लासेस घर से होने लगी, ऑनलाइन क्लासेस। नॉट जस्ट ऑनलाइन क्लासेस, लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, वेबिनार्स का भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है। एंड हाउ कैन यू इमेजिन वर्क फ्रॉम होम विदाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप कल्पना भी कर सकते हो कि लोग घर से बैठ करके कैसे काम कर पाते अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती तो। सो द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हेल्प मीट टू रीच आउट टू द मासेस, है ना। The latest technology help media to reach out to the masses. The impact of technology can be seen on the billboards, newspapers, periodicals, CDs, DVDs, टेलीविज़न प्रोग्राम्स, फिल्म्स, etc. आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इन चीज़ों पर कितना ज़्यादा रहा है। So the print media has changed tremendously. In earlier times, raised and carved designs of were pressed on wet clay or wax for printing marks to close agreements, record transactions and authorize documents. तो पुराने ज़माने में, पहले के समय में क्या होता था, ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि प्रिंट मीडिया में काफ़ी चेंज आया है आजकल के समय में। आपने कभी कोई छापा खाना देखा है क्या? यहाँ पर एक छापा खाना का ही सीन है, लेकिन ये तो मॉडर्न प्रिंटिंग मशीन है। हम लोग बातें कर रहे हैं पुराने ज़माने के छापा खाने की, कि उस समय लोग कैसे छापते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुराने ज़माने में मिट्टियों के खाँचे होते थे, मोम के खाँचे होते थे, और उस पर प्रिंटिंग मार्क को बनाया जाता था और उसके ज़रिए प्रिंटिंग किया जाता था। सील मोहर की बातें आपको याद हैं क्या, कि कुछ भी लिख दो और उसके नीचे में एक सील मोहर लगा दो, एक रबर स्टाम्प लगा दो। याद करो, देखा होगा कभी गोल गोल से रबर स्टाम्प। अगर नहीं देखा है तो मैं ज़रा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रबर स्टाम्प कैसे होते थे। ये है रबर स्टाम्प। अभी भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं इसे।
जैसे आपका ही कोई सर्टिफिकेट हो, स्कूल का सर्कुलर हो, तो उसके नीचे की रो में बॉटम साइड में आप देख सकते हो कि आपके प्रिंसिपल के साइन होंगे और उसके नीचे यहाँ पर ये सील लगी होगी। ऐसी इस तरह की सील लगी हुई हो सकती है। Chinese influenced the development in the field of printing to a large extent. They invented paper. The hand copied and illustrated books by Buddhist monks gave it a further thrust. तो चाइनीज़ लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने प्रिंटिंग की दुनिया में, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया है। बहुत हद तक उन्होंने ही पहला पेपर इन्वेंट किया। अच्छा, ये क्रेडिट भी उनको ही जाता है। और ये बताया जाता है कि चाइनीज़ कंट्रीज़ में जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह रहते थे, बौद्ध साधु रहते थे, उनके पास में इस तरह की चीज़ें थी कि वो हाथ से लिख लिख करके किताबों की कॉपी किया करते थे और चित्र बना बना करके इलस्ट्रेटेड बुक्स भी बनाया करते थे। उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया है। द जर्मन प्रिंटर जोहानेस गुटनबर्ग, जर्मन प्रिंटर जोहानेस गुटनबर्ग is credited with the invention of the first printing machine with a type of mold. तो गुटेनबर्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए कि उन्हें ही इस बात का क्रेडिट दिया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन, जिसमें एक माउल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। माउल्ड का मतलब क्या है? खांचे का इस्तेमाल होता है, खांचे जिस पर अक्षर के चित्र उभरे हुए होते हैं। तो अगर आपने स्याही लगाई तो वही उभरा हुआ हिस्सा कागज़ पे, पेपर पे छप जाया करेगा और वहाँ पर वो अक्षर या वो चित्र बन जाएगा। गुटेनबर्ग ब्रॉट आउट द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन द मिड 15th सेंचुरी। तो बच्चों, एक और जनरल नॉलेज की बात यहाँ पे लिखी है कि अगर हम लोग बात करें कि दुनिया की सबसे पहली छपी हुई किताब कौन सी है प्रिंटिंग प्रेस से, सो दैट इज़ बाइबल। और इसका पीरियड क्या है? मिड 15th सेंचुरी। टुडे कंप्यूटर्स कंट्रोल द प्रोसेस वेयर मटेरियल्स टू बी प्रिंटेड आर फेड इनटू द मेमोरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स टू प्रिंट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स। और आजकल के बारे में इमेजिन करके देखो, इमेजिन ना करो तो जान करके देखो। यू कैन गेट द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर इंचार्ज, कंप्यूटर टीचर फ्रॉम योर स्कूल। क्या और कैसा कि अगर उन्हें बच्चों के एग्जामिनेशंस पेपर प्रिंट आउट निकालने हैं और 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, देन व्हाट विल ही हैव टू डू? उन्हें क्या करना होगा? उन्हें बस इतना करना होगा कि उनके पास में जो क्लास टीचर के द्वारा भेजा गया डॉक्यूमेंट है, ही हैज़ टू जस्ट प्रिंट इट आउट 40 टाइम्स। वो एक छोटा सा कमांड देंगे और उनके कंप्यूटर और प्रिंटर से छप करके ये चीज़ 40 बार निकल जाएगी। तो आजकल के समय में प्रिंटिंग के कारोबार में कंप्यूटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे कि आप एक ही चीज़ को कई बार प्रिंट कर सकते हो। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अच्छी है। अच्छा, उसमें आप बहुत सारी सेटिंग्स भी कर सकते हो। आप फॉन्ट चेंज करके देख सकते हो, टेक्स्ट के बीच में पिक्चर इंसर्ट करके देख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आजकल के समय में अगर हम बातें करें कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स की प्रिंटिंग करनी है, तो हम लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कंप्यूटर नहीं होंगे तो हमारी प्रिंटिंग का काम होगा कैसे। बिल्कुल नहीं कर सकते इमेजिन। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया, छपा हुआ मीडिया, अभी अभी हम लोगों ने बातें की जिसमें अखबार, मैगजीन, इन सब चीज़ों की बातें की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सो टेलीविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर a number of reasons. The amount of time that many people spend watching it, its ability to bring together a sense of national identity, and its powerful role as a source of information about various aspects of life. तो बच्चों, आजकल के भी समय में अगर कहीं पर कुछ लाइव हो रहा होता है, जस्ट सपोज दैट अमेरिका के प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को, प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली में भाषण दे रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं, टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। सो हाउ कैन वी वॉच इट? हम लोग इसे कैसे देख सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट IPL मैचेज, क्रिकेट मैचेज, है ना, हॉकी के मैचेज, हाउ कैन यू व्यू इट? सो देयर इज़ द ग्रेट रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
जिसके ज़रिए हम घर में बैठे हुए अपने टेलीविज़न सेट्स पर इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, है ना। So in present times, it is the prime source for the public to know about the current affairs, sports and games, progress of wars, political situation in a country. Thus, it has a great impact on the public perception and opinion. आजकल के समय में जैसे अभी अभी अफ़गानिस्तान में वहाँ की सरकार को हटा करके तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो मैं और आप इस चीज़ को कैसे जान पाए, कैसे समझ पाए? मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए। तो आजकल के समय में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं तो टेलीविज़न है ना, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ में घुल मिल गई हैं और जिसके ज़रिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाती हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव अ टीवी, डू नॉट वरी अबाउट इट। आजकल के समय में अगर आपके पास टीवी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव ए कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्शन और यू शुड हैव ए मोबाइल। आप मोबाइल के यूट्यूब चैनल पर उस न्यूज़ चैनल को, उस न्यूज़ क्लिपिंग को आसानी से देख सकते हो। इस तरह की सुविधा है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन प्रोसेस। किस तरीके से अखबार की खबरें, टेलीविज़न की खबरें, मोबाइल की खबरें, या कहीं भी दूर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो अफ़गानिस्तान में कुछ हो रहा है तो वो हमारी जगह पर, हमारे टेलीविज़न सेट्स पर दिखाई देता है। हमारे टेलीविज़न सेट्स पर कैसे दिखाई देता है? वी आर अगेन डिपेंडेंट ऑन सैटेलाइट। आपकी छत पर एक छोटा सा डिश एंटीना लगा होगा ना, चाहे आप एयरटेल का सर्विस ले रखे हों, टाटा स्काई का ले रखे हों, है ना, या फिर डिश टीवी ले रखा हो, या फिर दूरदर्शन का फ्री डीटीएच ले रखा हो। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे ऊपर के लेयर पर है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कहाँ पे होता है? ये पृथ्वी के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है कि एरोनॉटिकल मोबाइल स्टेशंस, हवाई जहाज़ में भी होते हैं उनके अपने, है ना। उसके बाद लोकल स्टेशन, ये पृथ्वी पर बड़े बड़े इस तरह के डिश एंटीना होते हैं। आपने जहाँ जहाँ BSNL के ऑफिस देखे होंगे वहाँ पर भी इस तरह के एंटीना आप देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये सारे एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होते हैं एंड हाउ दे कनेक्ट टू ईच अदर। ये जो पानी का जहाज़ है, ये जो शिप है, ये कैसे कनेक्ट करेगा मोबाइल स्टेशन को या सेंट्रल स्टेशन को? सो देयर इज़ ए लिंक। इसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि ये शिप कनेक्ट करेगा इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को और इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ज़रिए वो इस सेंट्रल स्टेशन से कनेक्ट कर सकता है। और इसी तरीके से इस पूरी धरती पर, इस पूरे अर्थ पर सारे कॉन्टिनेंट्स में न्यूज़ को सर्कुलेट किया जा सकता है। कैसे? हम लोग न्यूज़ कवरेज को कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, अंतरिक्ष में जो बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, उनके ज़रिए हम अमेरिका के ऑफिस से डेटा उठा सकते हैं, उनके पास में डेटा भेज सकते हैं, वहाँ से न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं, वहाँ से न्यूज़ भेज सकते हैं। ऐसे है। Cable and satellite network has improved the connectivity in rural, mountainous and urban areas. केबल टीवी और सैटेलाइट नेटवर्क, इसके ज़रिए मतलब रिमोट एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी, जहाँ पर आसानी से सड़कें नहीं बनी हुई हैं, रेलगाड़ियाँ नहीं चलती, है ना, बसें नहीं चलती, लेकिन फिर भी हम वहाँ डेटा भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। वहाँ का डेटा, वहाँ का इंफॉर्मेशन ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केबल एंड सैटेलाइट नेटवर्क। क्या चाहिए? बस वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ पर ब्रॉडबैंड होना चाहिए। सो दस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सक्सेसफुली एंडेड नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग टर्म का मतलब है लिमिटेड टू ए कंट्री एंड गॉन अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज टू क्रिएट ए ग्लोबल कल्चर। तो ऐसा नहीं है, बहुत पहले के समय में, अभी से 300-400 साल पहले, राजा महाराजा के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर खबर पहुंचाने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? हैव यू गॉट एनी आइडिया अबाउट इट?
उस समय लोग करते थे कि वो अपने पास में सैनिकों को हरकारे भी रखते थे। हरकारा वो बंदा होता था जो घोड़े पर बैठ करके एक राजा का मैसेज दूसरे राजा के पास में पहुंचाया करता था। सैनिकों को भी इस काम के लिए लगाया जाता था। और सोचो उसमें एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने में कितना समय लगता होगा, है ना। वो तो बाद के समय में मोर्स कोड की शुरुआत हुई, बेतार के तार की शुरुआत हुई, टेलीफोन की शुरुआत हुई, मोबाइल की शुरुआत हुई, एंड नाउ वी आर यूजिंग द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट इज़ इंटरनेट। और इंटरनेट ने इस चीज़ को क्या किया है कि नैरो कास्टिंग, जिसमें कि बात होती कि खबरें या चीज़ें या घटनाएं, ये चीज़ें एक लिमिटेड जगह पर ही रह जाती थी, उस चीज़ को एंड कर दिया है। अब जो चीज़ें हैं वो ग्लोबल कल्चर का हिस्सा हैं। बातों को एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरी शहर, एक देश से दूसरी शहर में भेजना बहुत ही आसान है। आप भी भेज सकते हो यहाँ की खबर अमेरिका में बैठे अपने दोस्त को। कैसे? यूजिंग योर मोबाइल सेट, यूजिंग यूट्यूब, यूजिंग ईमेल्स, है ना। So on one hand, technology has improved the efficiency of media, and on the other, media updates us on the advances in technology, whether it is a new form of internet connection or type pills. तो हम लोग कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी ने मीडिया की इफ़िशियंसी को, उसकी कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। कम खर्च में ज़्यादा काम करने की क्षमता को, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने की क्षमता को बढ़ा दिया है। दूसरी ओर ये बात भी है कि मीडिया के ज़रिए हमें टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं उसका पता तुरंत चल जाता है, और हम लोग उसे जानने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए क्यूरियस होते हैं कि हाउ कैन वी गेट 5G टेक्नोलॉजी इन दी आवर एरिया, आवर लोकल एरिया, है ना। हमें 5G कनेक्टिविटी कब मिल सकती है, इस तरह की चीज़ें। और भी बहुत सारे, मतलब न्यूज़ कवरेज की बात है, हेल्थ इश्यूज़ की बात हो, है ना, कोरोना के बारे में अपडेट्स की बात हो, तो ये चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए हमें आसानी से मिल जाती हैं। For example, media uses digital technology to provide improved quality of sound and picture as well as influences our thinking. तो मीडिया हमारी सोच को भी प्रभावित करता है, वो हमारी लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित करता है। कैसे? कि मीडिया में क्या होता है आजकल के समय में कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए बेहतर आवाज़, बेहतर पिक्चर, लाइव पिक्चर्स के ज़रिए हम इन घटनाओं को, इन चीज़ों को, इन एडवांसमेंट को देख पाते हैं, और ऐसा उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट और भी डेवलप हो जाता है अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन चीज़ों को देख पाते हैं। सो मोर ओवर, मीडिया हेल्प अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल बियॉन्ड द नैरो बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आजकल के समय में हमारा समाज बस हमारे क्षेत्र विशेष, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमारे स्टेट लेवल पर ही सीमित है। अब हमारा समाज वर्चुअल सोसाइटी की बात करें, है ना, वर्चुअल कंट्री की बात करें, तो ये पूरा दुनिया, ये पूरी दुनिया, पूरे सारे के सारे देश हमारे के समाज के हिस्सा हो सकते हैं। कहने को सीमाओं पर बाउंड्री हैं, लेकिन यूजिंग द इंटरनेट देयर इज़ नो बाउंड्री एट ऑल। हम वहाँ की चीज़ें यहाँ देख सकते हैं, वहाँ की चीज़ें यहाँ खरीद सकते हैं, यहाँ की चीज़ें वहाँ भेज सकते हैं, यहाँ की सूचना, यहाँ का इन्फॉर्मेशन, यहाँ का कल्चरल न्यूज़, यहाँ का इंटरनेट के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स की डिटेल्स हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। सो देयर इज़ नो बाउंड्री एट ऑल इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ओनली फिजिकल बाउंड्रीज आर देयर, जहाँ पर लोग लड़ते रहते हैं, सैनिक खड़े होते हैं कि भाई इसके इस तरफ में पाकिस्तान है और उसके उस तरफ में हिंदुस्तान है ना। सो बट द मीडिया विल हैव टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द मिस यूज ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये जो लाइन यहाँ पे लिखा है, इसी के ज़रिए ये बात होती है जो इस चैप्टर का टाइटल है। आपको याद है इस चैप्टर का टाइटल क्या है? थिंक अबाउट इट। इसका टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस पर हो सकता है कुछ बच्चों का ध्यान गया ही ना हो। मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हमारे
लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, पिलर है। क्यों? क्योंकि आजकल ये छिपा नहीं रह पाता कि हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उस नेता ने कौन सी बड़ी सी बिल्डिंग खरीदी है, कौन सा बड़ा सा ज़मीन खरीदा है। अगर कोई नेता करप्शन में शामिल रहा है तो वो हमें पता चल जाता है। अगर कोई नेता कहीं पर किसी पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, वो भी हमें तुरंत पता चल जाता है ना। किसी नेता ने कहीं पर भाषण में कोई बड़ी बात की, कोई बड़ा सा अनाउंसमेंट किया, वो भी हमें पता चल जाता है ना। यही बात है। तो क्या है कि मीडिया विल हैव टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द मिस यूज ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, प्रिंट मीडिया है, इसके मिसयूज, गलत इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। इसके लिए स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ मनी इन मीडिया, है ना। रुपये पैसे, उसका क्या रोल होता है मीडिया में। क्या ये किसी न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, किसी न्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे। सो लुक एट द पिक्चर ऑफ ए न्यूज़ रूम और ए स्टूडियो ऑफ ए टेलीविज़न चैनल। ये एक तस्वीर दिखाई जा रही है एक टीवी न्यूज़ रूम की। नोटिस द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कैमराज, कंप्यूटर्स, लाइट, ट्रांसमीटर्स, रिकॉर्डर्स, etc. Beside the news reader, many people like director, editor, producer, cameraman, lightman, and many other are involved in the process of telecasting the news to you. तो हम लोग जो न्यूज़ देख रहे होते हैं अपने टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, तो क्या लगता है आपको, इस न्यूज़ को कवर करने में, टेलीकास्ट करने में सिर्फ एक आदमी, दो आदमी, चार आदमियों का रोल है? नो, इसके पीछे सैकड़ों हजारों लोगों का रोल हो सकता है। और इसके ना कई सारे ऑफिसेस से होकर के ये न्यूज़ हमारे पास में आता है। इनकी टीम में, जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके कैमरे बड़े हाई क्वालिटी के होते हैं, वहाँ कंप्यूटर्स लगे होते हैं, लाइट का सिस्टम होता है, दे नीड ट्रांसमीटर्स, रिकॉर्डर्स, है ना। इसके बाद अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वहाँ पे न्यूज़ रीडर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एडिटर होते हैं जो न्यूज़ को फ़िल्टर करते हैं, है ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, लाइट्समैन होते हैं। इन सारे लोगों की टीम लगी होती है और इन सब लोगों के काम को हम लोग अपने मोबाइल, टीवी, अखबार, मैगजीन में देख पाते हैं। So the studios require constant upgradation of technology to provide quality service। और इन सारे सेटअप को, इस स्टूडियो को समय समय पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से अपग्रेड करने की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। एंड ऑल दिस नीड्स ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, काफ़ी पूंजी लगानी होती है ना, कैपिटल की ज़रूरत होती है। हैंस टेलीविज़न चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर ओन्ड और आर सपोर्टेड बाय बिग बिजनेस हाउसेज। तो यही वजह है कि कई सारे टेलीविज़न चैनल हैं या अखबार की जो कंपनियां हैं वो अक्सर किसी न किसी बड़े बिजनेस हाउसेज के तरफ से प्रोमोटेड होती हैं, सपोर्टेड होती हैं। वो उन्हें फंड करते हैं या फिर वो इसके ओनर भी हो सकते हैं। सो मीडिया इज ए पावरफुल टूल in the hands of the rich. They are in media to make money and propagate their class interest. The biggest source of income is to advertise a wide range of products from skin creams to cars also. The viewer is exposed to number of advertisements, each highlighting the wonders of its product. तो बच्चों, मीडिया के बारे में क्या कहा जाता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आजकल के समाज में, आजकल की सोसाइटी की बात करें तो दो तीन एलिमेंट्स होते हैं ना जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े पावरफुल होते हैं। कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल द लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स। वो पॉलिटिकल लीडर्स जो सत्ता में हैं, जिनकी सरकार बनी है, वो बड़े पावरफुल हैं। पुलिस वाले भी पावरफुल होते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि डीएम, कलेक्टर, है ना, डीएसपी, ये लोग बड़े पावरफुल होते हैं। अच्छा, शहर में जो बड़े बिजनेसमैन हैं
वो भी पावरफुल हो सकते हैं। और एक और सबसे पावरफुल चीज़ है आजकल के समय में, वो कभी भी किसी को हीरो बना सकती है और जीरो बना सकती है, दैट इज़ मीडिया। और अगर ये मीडिया धनी लोगों के हाथों में हो, उनका एक पावरफुल टूल हो, तो क्या हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना कि मीडिया कवरेज के लिए एक बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है, बड़ा सा स्टूडियो चाहिए, बड़ी सी टीम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, है ना। जो जर्नलिस्ट होते हैं वे हमेशा ऑन द मूव होते हैं, जर्नी कर रहे होते हैं, तो उनकी कंपनसेशन, उनकी सैलरी भी अक्सर लाखों करोड़ों में होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज़ टू एडवर्टाइज। और ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, अखबार होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो है एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स दिखाते हैं, है ना। आप देखते हो ना, न्यूज़ देखते रहते हो तो उसके नीचे एक स्ट्रिप स्क्रॉल कर रही होती है किसी टूथपेस्ट के बारे में, किसी टेलीविज़न के बारे में, किसी मोबाइल के बारे में, आने वाली किसी फिल्म के बारे में। तो क्या है ये, एडवर्टीजमेंट्स ही तो है। तो ये इसी के ज़रिए इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा कमाई होती है। आप इस पर टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, अखबारों में, मैगजीन्स में तमाम चीज़ों के एडवर्टीजमेंट्स देख सकते हो। कार, मोटरसाइकिल, स्किन क्रीम, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीज़ें। ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है है ना। स्कूल्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग टेलीविज़न, मोबाइल पर इन चीज़ों को देख करके ही इन्हें खरीदने की कोशिश शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ना कि ये एक नया प्रोडक्ट है जिसके बारे में ये बात बताई जा रही है। So the viewer is exposed to a number of advertisements, each highlighting the wonders of its product. और हर प्रचार में, हर एडवर्टीजमेंट में किसी न किसी प्रोडक्ट के जादुई असर के बारे में बताया जाता है। बहुत साल पहले वॉशिंग पाउडर निरमा, उसके गीत गाया करते थे बच्चे, और आजकल घड़ी डिटर्जेंट, उसका ऐड अमिताभ बच्चन भी कर रहे हैं, है ना। सर्फ एक्सेल, रिन, इन सब की बातें तो है ही हैं। ए फीचर फिल्म of 2 hour duration is stretched to 4 hours as one advertisement is followed by another during frequent breaks. तो बच्चों, आप सब जो ये फिल्में देखते हैं स्टार गोल्ड पे, सोनी पे या किसी और चैनल पे, कई बार तो ऐसा होता है कि जो फिल्म 2-3 महीने पहले सिनेमा हॉल में रिलीज़ होती है, वो आपको 15 दिनों के बाद में, 2 महीने के बाद में टेलीविज़न पर देखने को मिल जाती है। तो ये जो लेटेस्ट फिल्में आप देख पाते हो, तो उसके साथ साथ में आप क्या देखते हो, आप देखोगे कि ये जो फिल्म होती है 2.5 आवर की, 3 आवर की, लेकिन कुल मिलाकर के फिल्म दिखाने का ये समय जो उस चैनल पर होता है ये 3 to 4 आवर्स का होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ईच 15 मिनट्स यू विल हैव टू सी एडवर्टीजमेंट्स। हर 15 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद आपको प्रचार देखने होंगे, कार के, मोटरसाइकिल के, टूथपेस्ट के, कपड़ों के, बिग बाज़ार के, तरह तरह की चीज़ों के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के, है ना। तो ये जो कंपनियां होती हैं, न्यूज़ चैनल्स होती हैं, या ये जो फिल्मों वाले चैनल होते हैं, ये फिल्में दिखाते हैं तो ब्रेक्स के ज़रिए आपको तरह तरह के ऐड दिखाते हैं। आप तो देखोगे कि जो न्यूज़ रिपोर्टर, जो न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रहा है, उसके लैपटॉप पर भी किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वो भी तो प्रचार का एक तरीका है। तो आजकल के समय में तो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई न्यूज़पेपर, कोई चैनल चल भी रहा है जिस पे ये ना लिखा हुआ हो, जिस पे कोई ना कोई प्रचार ना आ रहा हो। सेम कंडीशन, द कंडीशन ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच इज सिमिलर व्हेन एडवर्टीजमेंट्स आर स्क्वीज्ड इन आफ्टर एवरी ओवर। हर ओवर के बाद में, या हर विकेट गिरने के बाद में, हर चौका या छक्का लगने के बाद में आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। तो आप समझ ही सकते हो, है ना। टुडे along with Indian business houses, many multinational companies also own a big share of Indian media. तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज हैं उनके ही न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ही अखबार हैं, उनके ही मैगजीन्स हैं। इसके अलावा कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं, जैसे कि CNN है, BBC है ना, ब्लूमबर्ग है। तो
इनका भी काफ़ी सारा हिस्सा भारत की मीडिया में है। यहाँ पर उनके चैनल्स अवेलेबल हैं और वो यहाँ के प्रोग्राम्स को दिखाते हैं। अभी से 10 साल 15 साल पहले जो डिस्कवरी चैनल होता था उसके जो कंटेंट्स होते थे और आज का जो डिस्कवरी चैनल है और उसके कंटेंट हैं, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस। पहले के डिस्कवरी चैनल पर, अभी से 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो उसमें इंटरनेशनल कंटेंट को ज़्यादा फुटेज मिलता था, वो ज़्यादा दिखाया जाता था। और आज के दिन में अगर हम भारत में डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं तो हो सकता है इसका 30% हिस्सा, 40% पोर्शन इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख करके बनाया गया हो, फिल्टर किया गया हो। यही बात और भी चैनल्स के साथ में है। So the programs cut across national and cultural boundary and expose the viewers to a wide spectrum। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री को लेकर के ही फिक्स नहीं है, इनका दायरा बड़ा हो गया है, इनकी बाउंड्री बड़ी हो गई है और ये दूर दराज के इलाके को या फिर जहाँ पर दिखाया जा रहा है कंटेंट उस देश की कल्चर, वहाँ की हैपनिंग्स को भी प्रमोट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी, कि मीडिया संचार के साधन का डेमोक्रेसी लोकतंत्र के साथ में क्या रिलेशन हो सकता है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयर एंड इनलाइटेंडमेंट ऑफ सिटीजन्स। इंडियन media has been successful in creating public opinion about the bride burning issues, exposing scandals and building the confidence of the people। जैसे मैं आज की बात करूं तो पंजाब में पिछले 15 दिनों की बात करूं तो वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। 2 से 3 दिनों के बाद में मिस्टर चन्नी, उनको कांग्रेस आलाकमान के द्वारा चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ दिन पहले उन्हें वहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर चन्नी जी और नवजोत सिद्धू के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। फिर नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो हम लोग ये सारी खबरें हर रोज़ कैसे देख पा रहे हैं, रोज़ की रोज़ जैसे चीज़ें होती हैं हमें तुरंत घंटे 2 घंटे आधे घंटे के अंदर में हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन पर, हमारे मोबाइल के अपडेट्स में यूट्यूब पर अवेलेबल होता है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि देश में कहाँ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, वो हमें उस चीज़ के बारे में बताते रहते हैं। वेदर इट इज़ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर और पॉलिटिकल ड्रामा, हर चीज़ के बारे में हमें तुरंत पता चल जाता है। अगर किसी नेता ने कोई बड़ा सा घोटाला किया है वो भी पता चल जाता है। यहाँ पर कहीं पर कोई बड़ा सा अनाउंसमेंट किया गया है, कोई चुनावी घोषणा पत्र किया गया है, वो पता चल जाता है। किसी देश पर दूसरे देश ने अटैक कर दिया है ना, हम लोग जान जाते हैं। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कई बार वो जनता की समस्याओं को भी उठाती है, लोगों को जागरूक करती है, एक जन आंदोलन का काम भी करती है, उसको बैक करने का काम भी करती है। इट ऑल्सो ensures that the political power of other parties and powerful groups do not step beyond their limits। तो कई बार ये लोकतांत्रिक मूल्यों का बखान करती है। जो पॉलिटिकल लीडर्स सत्ता पक्ष वाले विपक्ष वाले करते हैं तो कई बार ये उनको आईना दिखाने का काम भी करती हैं, उनके काम को चेक भी करती हैं, है ना, निष्पक्ष नज़रिए से भी। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि मीडिया का कोई ग्रुप पर्टिकुलर किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप से मिला हुआ है या उसे प्रमोट कर रहा है, ऐसा भी होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरव्यूज, स्पीचेज एंड पैनल डिस्कशंस make viewers aware of the opinions of different political parties, eminent personalities from various fields and the hopes and aspirations of the general public। तो आजकल मैंने ये भी देखा है कि जब भी कोई सेंसिटिव बात होती है, कोई बड़ी सी न्यूज़ या इस तरह की बात होती है तो कई सारे चैनल्स पर आपको कुछ लोगों के ना पैनल डिस्कशन मिलेंगे जहाँ पर वो डिबेट कर रहे होते हैं, उस बात के बारे में अपना अपना पक्ष बता रहे होते हैं, उसके एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया,
ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समटाइम्स इट टर्न आउट टू बी वेरी हीटेड डिस्कशंस ऑल्सो। कभी कभी देखा है कि लोग इसमें आवेश में आ जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सपोज करो कि कहीं पर चुनाव हुआ और चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, तो अगले 2-4 दिनों तक व्हाट विल यू वॉच ऑन टीवी, आप देखोगे कि उसमें हर पार्टी के 2-4 नेता बैठे हुए हैं और न्यूज़ एंकर के साथ में डिस्कशन हो रहा है कि भाई आप क्यों जीत गए, कैसे जीत गए, क्यों हार गए, कैसे हार गए, अगली बार आप क्या करोगे, इस बार आपसे क्या गलती हो गई। वो अपना पक्ष रख रहे होते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि मीडिया के जरिए पक्ष विपक्ष को मौका मिलता है अपनी बातें रखने का। बड़े बड़े लोगों की बातें, उनके विचार भी हम देख पाते हैं और कई बार उनके विचारों से हम प्रभावित भी होते हैं। मीडिया के जरिए जनरल पब्लिक, आम पब्लिक क्या सोचती है, क्या करती है, क्या उम्मीदें रखती हैं, इसका भी पता चलता है ना। द इंफॉर्मेशन हेल्प्स the citizens to form opinions, learn about the working plans and programs that the government is undertaking, their successful implementation or failure। तो इन सारी जानकारी के जरिए नागरिकों को, सिटीजन्स को ये पता चल पाता है कि हाँ, सरकार ने जो प्रोग्राम बनाए, प्लान्स बनाए, वो कैसे काम कर रही हैं, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर उसमें कोई लूप होल है या वो बहुत धीमी गति से चल रहा है तो उसके बारे में भी पता चलता है। और कभी कभी जनता इस चीज़ को लेकर के शोर मचाती है ना, धरना प्रदर्शन करती है। आज के समय की बात नहीं करूं तो एक बात है जो पिछले साल भर से परेशान करने वाली बात है। परेशानी की बात यह है कि समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। दैट इज़ ये जो भारत की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नए नियम पास किए लोकसभा में, कृषि नियम जो पास किए, उसको लेकर के देश के बहुत सारे किसानों में रोष है और वो दिल्ली के आसपास के इलाकों में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ये जो स्ट्राइक है ये 1 साल से चल रही है, 1 साल से चल रही है ना। तो ये स्ट्राइक ख़त्म होनी चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए, किसानों को भी आगे आना चाहिए और बातचीत करके इसे सुलझाना चाहिए, है ना। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हो एक न्यूज़ एंकर की, ये कौन है? मुझे लगता है अगर 10 स्टूडेंट अभी देख रहे हैं इसे, तो 10 में से मुझे लगता है 2-4 बच्चे तो इसे पहचान ही लेंगे। ये जो न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, इनका नाम है अंजना ओम कश्यप और ये आज तक चैनल पर हैं और उसकी लीडिंग रिपोर्टर हैं। मैं आपको इनकी कुछ और तस्वीरें भी दिखाता हूँ, अब आप आसानी से पहचान पाओगे, है ना, कि वो जो तस्वीर आपकी किताब में है एक जर्नलिस्ट की, एक न्यूज़ रिपोर्टर की, शी इज़ अंजना ओम कश्यप। कई बच्चे हैं जो इसके जैसे रिपोर्टर बनना चाहते हैं, अंजना जी के जैसा बनना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मेरा जो चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसे ज़रूर याद रखना। अब हम लोग आगे के पॉइंट पर आते हैं, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। हम लोगों ने पीछे प्रिंट मीडिया की बात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की। नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन ऑफ टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। तो टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आर ऑलवेज रेडी टू कवर रैलीज, protest marches or local body meetings with politicians, public officials to answer the queries and apprehensions of the people। इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी तेज़ रफ्तार होती है। आज मुजफ्फरपुर में तो कल पटना में, परसों दिल्ली में, चौथे दिन ये अमेरिका में भी हो सकते हैं। चौथे दिन क्या, दूसरे दिन भी अमेरिका में भी हो सकते हैं। ये हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस तरह की कोई बड़ी बात हो रही होती है। कोई रैली हो तो, कोई प्रोटेस्ट हो तो, कोई स्ट्राइक हो तो, किसी बड़े नेता का भाषण होने वाला हो तो, किसी 2 बड़े देशों के बीच में यूएनओ की मीटिंग हो सपोज करो, है ना, प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हों तो सो द क्वेरीज कैन बी अबाउट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ प्लान्स एंड द फैसिलिटीज़ प्रोमिस्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। और कई बार इनकी मीटिंग्स वगैरह कवर करने की जो बातें होती हैं, इसके पीछे जो बेसिक रीजंस होती हैं, पॉलिटिकल एजेंडा रहता ही है कि हाँ, जैसे यहाँ पर ये चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है,
बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है। अगर बीजेपी की सरकार रही है तो उसने पिछले घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें बताई थी और क्या क्या चीज़ें वो कर पाई और क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर पाई, है ना। ये चीज़ें भी होती हैं। इलेक्शन की एनालिसिस तो रहती ही रहती है। So the print media also helps in building public opinion by providing information to the public. Reports, editorials and letters are published in the newspapers and magazines. It influences the people opinion which the government cannot afford to ignore. तो हम अखबारों में जो कुछ भी पढ़ते हैं उससे भी हमारा मन प्रभावित होता है। और अखबारों में क्या छपता है, जो हमारे मन में चल रहा होता है, वो जो जनता के मन में चल रहा होता है, वो जो नेताओं के मन में चल रहा होता है वो। तो इस तरीके से हम लोग अखबार पढ़ कर के अवेयर भी होते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। और अगर अखबार में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे विचार पढ़े तो कई बार हमारा विचार बदलता भी है ना। तो हम लोग न्यूज़ से इन्फ्लुएंस भी होते हैं और न्यूज़ को इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं। Print media is easily available and has a lasting impact on the people. Its readership has increased with effective and appealing pictures, cartoons, graphs, maps, etc. 4 रुपये, 5 रुपये, just 4 or 5 rupees. You can get daily newspapers. आपको हिंदी अखबार चाहिए तो, इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए तो आप आसानी से 4 to 5 रुपीज़ में कल की खबरें, कल क्या क्या हुआ देश में, विदेश में, अपने राज्य में, अपने शहर में, गांव में, इंटरनेशनल कवरेज की भी कई सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने क्या कहा, जो बिडेन ने क्या कहा, रशियन प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने क्या कहा। क्योंकि ये आसानी से एक्सेसिबल है और जनता की पहुंच में है, इसकी रीडरशिप। अखबार की पहुंच, मुझे नहीं लगता कि देश का कोई इलाका बचा होगा जहां अखबार नहीं पहुंचता होगा। हो सकता है वहां पर टेलीविज़न ना हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन अखबार पहुंचते हैं। अखबार आम आदमी की आवाज़ है, आम आदमी को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और इसमें जो तस्वीरें होती हैं, एडिटोरियल होता है ना, रिपोर्ट्स होती हैं, नेताओं के भाषण के क्लिपिंग होते हैं, कहीं पर कोई बड़ी समस्या है, कोई स्ट्राइक है, भूकंप की वजह से जो दुर्घटनाएं हुई उसकी तस्वीरें होती हैं, ज्वालामुखी फटने की बात होती हैं, इन सब का लोगों के मन पर काफ़ी असर होता है। टेलीविज़न एंड रेडियो मेक द रूरल illiterate masses aware of latest happenings in their region or the country on the whole. Stories and discussions about the wrong practices of village heads and money lenders have attracted the attention of government as well as the public. Media also bring out the defects in the government and administration. तो ये जो टेलीविज़न और रेडियो जो है, इसकी वजह से गाँव में भी, शहरों में भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी लेटेस्ट हैपनिंग्स के बारे में, देश दुनिया में, राज्य में क्या हो रहा है उसका पता चल जाता है। क्योंकि टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए क्या है, उन्हें न्यूज़ सुनना है और देखना है ना। वो चित्र पर देख लेंगे और न्यूज़ को सुन लेंगे, उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। और आजकल तो टेलीविज़न और रेडियो ये मतलब लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में भी, देश की हिंदुस्तानी भाषा में भी, इंग्लिश में भी, सब जगह मौजूद है। तो इसके ज़रिए गांव के लोगों को आसानी से पता चल जाता है अलग अलग खबरों के बारे में, गांव के मुखिया क्या कर रहे हैं, पंचायत में क्या हो रहा है, जो मनी लेंडर्स हैं उन्होंने क्या किया है, सरकार की कौन सी योजना आ रही है, कहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, सरकार क्या करने जा रही है, नए राशन के नियम क्या हैं, कोरोना का नया वैक्सीन कब दिया जाने वाला है। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मास ऑफ विलेजेस यूजिंग टेलीविजन एंड रेडियो। नाउ वी आर कम टू द सेक्शन ऑफ इंडियन सिनेमा। सो व्हाट अबाउट इंडियन सिनेमा? भारतीय फिल्मों में क्या दिखता है, जो भारत में हो रहा होता है, वो जो भारत के लोग मनोरंजन के लिए देखना चाहते हैं, वो जो भारत के फिल्मकार दिखाना चाहते हैं वो। और कभी कभी इसमें कुछ साइंस फिक्शन वाली फिल्में भी होती हैं। तो इंडियन सिनेमा हैज़ ऑल्सो प्लेड
an important role in creating awareness about social evils, political malpractices. सोशल इविल समाज की बुराइयाँ, पॉलिटिकल माल प्रैक्टिसेस राजनीतिक लोगों के द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं वो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आर्थिक रूप से किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, एंड द फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी एंड इट्स वैल्यू सिस्टम, और किस तरह से हमारे समाज में रीति रिवाज बदल रहे हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल बदल रहा है, कस्टम्स बदल रहे हैं, सोच विचार बदल रहा है. Our films in Hindi, English and all the vernacular languages have a huge following in India and the world. Some films impart important messages and have great impact on us. अगर मैं 10 फिल्मों की बात करूं, so what is the ratio? 10 में से 3 से 4 फिल्में तो बस मनोरंजन के लिए होती हैं, कॉमेडी की होती हैं. 2-3 में ऐसा है कि हाँ उसमें लिटरेचर का एक पॉइंट होता है, किसी कहानी, किसी उपन्यास, किसी खास तरह की ज़िंदगी को दिखाया जाता है ना. और 2-3 फिल्में ऐसी भी होती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि समाज में कहाँ कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है. कभी किसी नेता के बारे में बातें होती हैं, किसी महान आदमी के काम के बारे में भी बताया जाता है. और आजकल तो स्पोर्ट्स स्टार्स पर भी फिल्में बनती हैं ना. तो फिल्में समाज पर बहुत बड़ा असर डालती हैं, वो लोगों के मन में एक मैसेज देती हैं, एक संदेश छोड़ती हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर में. द एवर इंक्रीजिंग हंगर ऑफ व्यूअर्स फॉर इंफॉर्मेशन, एवर इंक्रीजिंग हंगर ऑफ व्यूअर्स. लोग क्या चाहते हैं, लोग मोबाइल खोलते ही कोई नया न्यूज़, नई बात जानना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पर कोई नया अपलोडेड वीडियो जानना चाहते हैं, अखबार में कोई नई खबर ढूंढना चाहते हैं. लोगों के अंदर एक भूख होती है, क्यूरियोसिटी की भूख, जानने की भूख कि कहाँ क्या हुआ, आज नया क्या हुआ. सो द एवर इंक्रीजिंग हंगर ऑफ द व्यूअर्स फॉर इंफॉर्मेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन मेनी हिंदी एंड इंग्लिश टेलीविजन चैनल्स अलॉन्ग विथ ए नंबर ऑफ रीजनल चैनल्स. तो इसी चीज़ की वजह से भारत में हिंदी और इंग्लिश चैनल के अलावा बहुत सारे रीजनल चैनल भी हैं. आपको भोजपुरी का चैनल भी मिल जाएगा, है ना, उर्दू के चैनल भी मिल जाएंगे, तेलुगु के भी चैनल मिल जाएंगे, हो सकता है कि आपको 1-2 संस्कृत के चैनल भी मिल जाएं. तो इतनी बड़ी कवरेज है, इतनी बड़ी बात है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, मैसेज देने के लिए इतनी बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं. So they remind the politicians about their unfulfilled promises and their responsibilities towards their constituency and the nation. और इन चैनल्स के ज़रिए क्या होता है कि हम लोग पॉलिटिशियंस को, राजनीतिक नेताओं को याद दिलाते हैं कि उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए क्या वो कर रहे हैं और क्या उन्होंने नहीं किया. During the elections, they help the people, especially the illiterates, in electing the right persons to power. और जब चुनाव की बात होती है तो यही रीजनल चैनल जो हैं वो लोगों को ये जानकारी देते हैं कि हाँ, आप जिस पार्टी को, जिस नेता को चुनने जा रहे हो, उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने कैसा काम किया है, उन्होंने अपने भाषण में कौन सी बात कही है, या अखबारों में या कहीं पर उनके कैरेक्टर के बारे में कोई अच्छी बुरी बात बताई गई है तो वो क्या है. So now there is a clipping. Do you know? The film Lage Raho Munna Bhai was exempted from entertainment tax by the government as it taught the lesson of non-violent protest even though in a filmy style. तो बच्चों, लगे रहो मुन्ना भाई ये संजय दत्त फिल्म की बनाई हुई फिल्म थी. संजय दत्त इसमें मेन एक्टर की भूमिका में थे, है ना. इस पर इंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया गया, मनोरंजन कर हटा दिया सरकार ने. क्यों? क्योंकि इस फिल्म के ज़रिए नॉन वायोलेंट को, अहिंसा को प्रमोट किया गया था. भले ही ये थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में था, मनोरंजन के अंदाज में था, लेकिन इससे एक अच्छा मैसेज गया समाज में, इसलिए. So, but it is very important that information provided by media is balanced and impartial. ये बहुत ही important टर्म है, balanced and impartial. मतलब
जो भी खबरें मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही हैं वो संतुलित होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए उसमें। इट शुड नॉट फेवर ए क्लास, पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया शुड गिव an unbiased balanced report covering all the points of views and then leave it to the viewers or readers to make up their minds। मीडिया को किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी कास्ट विशेष से, किसी रिलीजन से, किसी एक व्यक्ति से जुड़ करके बातें नहीं करना चाहिए या उसके पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। मीडिया को बिल्कुल बिना पक्षपात के बिल्कुल ही न्यूट्रल एक संतुलित रिपोर्ट देनी चाहिए, जिसमें ये बात होनी चाहिए कि हाँ, उन्होंने सारे पॉइंट्स को दिखाया गया है, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, फ़ायदे को भी, नुकसान को भी, और ये जनता के ऊपर में छोड़ देना चाहिए कि व्हाट दे आर गोइंग टू डिसाइड। उन्हें कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो बिल्कुल भी लिंक नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने अच्छा किया तो वो ज़रूर बताया जाना चाहिए, अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो वो भी ज़रूर बताया जाना चाहिए। So what do you do when you look at news item? Do you believe it immediately or look at it critically and think about the other side of the story? Do you ever wonder if the media is impartial and gives you truth and the truth alone? तो बच्चों, क्या होता है कि अगर आप कभी कोई न्यूज़ देखते हो तो देखते ही तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हो, या आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में क्रिटिकली कि हाँ, व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, उसके विपक्ष में, उसके डिसएडवांटेज में, उसकी गलतियों के तरफ में भी कुछ बताया गया है क्या, या सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ें बताई जा रही हैं। डू यू एवर वंडर इफ़ द मीडिया इज इम्पार्शियल? कभी ऐसा हुआ है कि आपको न्यूज़ चैनल, मीडिया की किसी खबर से थोड़ा सा ऐसा सेंस हो कि नहीं, ये पर्टिकुलर किसी एक ही नेता, एक ही पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, इन्होंने दोनों पक्ष को नहीं रखा? ऐसा कभी हुआ है? हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। You will find it surprising that in 1857 the British passed the Gagging Act। आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि 1857, याद है ना, द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम, भारत की देश की जनता का पहला विद्रोह, जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई की, जब रानी लक्ष्मीबाई, सिपाहियों का विद्रोह हुआ और बहुत सारी बातें। तो 1857 में अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ पर एक गैगिंग एक्ट पास किया था। अब भला ये गैगिंग एक्ट है क्या? which empowered the government to ban the circulation of any newspaper, book or other printed material that could weaken the authority of British government। तो ये ऐसा एक्ट था जिसके ज़रिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर मिला था कि वो किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी किताब या किसी छपे हुई चीज़ को बैन कर सकती है, रोक लगा सकती है, अगर उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात को कोई नुकसान पहुंचता है या उसकी शिकायत कह लो आप की गई है तो। So after independence on 26 January 1950, our constitution safeguarded the freedom of press as a fundamental right। मतलब प्रेस की आज़ादी, अखबार की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया, रिपब्लिक घोषित किया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है प्रेस की आज़ादी के बारे में। अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ सर्टेन लिमिटेशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन रिसेंट टाइम्स the role and importance of media is changing at a rapid speed due to globalization, privatization and increasing use of communication satellites। तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, अखबार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट के तौर पर रखा गया, इसके साथ साथ में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपको इस चीज़ की आज़ादी दी गई है कि आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, अपने विचार जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाली बात, पब्लिक को भड़काने की बात नहीं होनी चाहिए। और आजकल के समय में ये जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया, ये बहुत ही क्रूशियल हो गया है, क्योंकि अब तो खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में देर नहीं लगती। अब खबरें ग्लोबल हैं,
प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बहुत सारे चैनल हैं, है ना, हर जगह पर इस पर सरकारी कंट्रोल नहीं रह गया है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक आप सेंसर करोगे, रोकोगे तब तक खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुकी होंगी और अपना काम कर चुकी होंगी, उसका फ़ायदा नुकसान हो चुका होगा। तो आजकल के समय में ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस वाली बात है, जिसको कि फंडामेंटल राइट के तौर पर रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे बहुत संभाल करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी क्रूशियल थिंग, क्योंकि बातों को फैलने में देर नहीं लगती, खबरों को वायरल होने में देर नहीं लगती, और एक बार जब खबरें वायरल हो गई तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हो ना। Indian media is free, but sometimes the government can ban the media from broadcasting or publishing certain item to protect the interest of our country or some religious cultural group. This is known as censorship. तो हालांकि भारत का मीडिया स्वतंत्र है, फ्री है। कुछ एक देश जहाँ पर अभी भी मोनार्की है, राजशाही है या डिक्टेटरशिप है, जैसे कि वो नॉर्थ कोरिया के बारे में कह लो, है ना, तो वहाँ का प्रेस, वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है, जबकि भारत का मीडिया आज़ाद है, भारत का प्रेस फ्री है। लेकिन फिर भी एक सेंसरशिप तो है, और सेंसरशिप का मतलब क्या है कि सरकार उस खबर को रोक सकती है फैलने से, छापने से, ब्रॉडकास्ट करने से, जिससे किसी धर्म के लोगों को, किसी कल्चरल ग्रुप को उनकी फीलिंग्स को हर्ट होता हो, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। वन मोर क्लिपिंग, डू यू नो, यहाँ पर एक और क्लिपिंग है कि इन वन ऑफ द मूवमेंट्स नोन एज MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, द कॉमन पीपल आस्क फॉर कॉपीज ऑफ बिल्स, vouchers and names of person who have been paid wages in the construction of schools, dispensaries, small dams, community centers. Documents show that the projects were complete, but it was a common knowledge that the funds were misused. The roofless school buildings, dispensaries without walls, incomplete dams and community centers having no doors and windows were a proof of the people's demand. तो यहाँ बात हो रही है मजदूर किसान शक्ति संगठन, है ना। द कॉमन पीपुल आस्क फॉर कॉपीज ऑफ बिल्स, जिसके जरिए ये एक आंदोलन था, MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसके जरिए आम लोगों की आवाज़ को उठाया गया, जनता ने बातें उठाई। किस चीज़ के बारे में बातें उठाई? उन्होंने मांगा सरकार से कि उनको बिल्स की कॉपी चाहिए, वाउचर्स चाहिए, उन लोगों के नाम चाहिए जिन्हें सैलरी दी गई है, जिन्हें वेजेस पे किया गया है। किस चीज़ के लिए? स्कूल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, छोटे छोटे डैम बनाने के लिए, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए, सरकारी योजनाओं के द्वारा इन चीज़ों को बनाने के लिए। और जनता ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों जानना चाहती थी, क्यों देखना चाहती थी? क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए था कि कई बार ये चीज़ प्रचारित किया गया कि ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, लेकिन लोगों को दिख रहा था कि ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, डैम पूरे नहीं किए गए थे, डिस्पेंसरीज में दीवारें नहीं थी, स्कूल बिल्डिंग्स की छतें नहीं थी, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के जनता ने आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्हें पता था और पता चल गया था द फंड्स वेयर मिसयूज्ड। तो जनता ने ये मूवमेंट चलाया। इसकी खबर जनता को, बाकी जनता को और सरकार को कैसे पता चलेगी? उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो मीडिया के ज़रिए ही लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चल पाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, RTI। आप लोगों ने भी इसके बारे में समय समय पर सुना होगा। ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आखिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या? ये कहता क्या है? इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट शेयर द पावर विद द हम्बलेस्ट इफ़ इट वांट्स टू एम्पावर द वीकेस्ट। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सरकार को शक्तियाँ, पावर शेयर करनी चाहिए उन लोगों के हाथों में जो इसके पात्र हैं, जो इसके ज़रूरी तत्व हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में सरकार को ये भी करना चाहिए कि वीकेस्ट को एम्पावर करना चाहिए, जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उन्हें भी पावर देना चाहिए, उनके हाथों में कुछ शक्तियाँ देनी चाहिए।
So it is precisely because of this reason that the Right to Information RTI Act of 2005 was passed. और यही वजह है कि सरकार ने आरटीआई का एक्ट पास किया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, कि देश में सारे नागरिकों को जानने का अधिकार है कि कहाँ पर सरकार ने कौन सा काम किया, उसमें क्या क्या खर्च हुआ, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, है ना, इन चीज़ों को लेकर के। सो दिस राइट इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ आवर बेसिक राइट्स। और ये जो राइट है, ये जो अधिकार है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के जैसी वैल्यू रखता है, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द राइट टू एजुकेशन। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम कुछ भी कह सकते हैं, अपनी भावनाएं जाहिर कर सकते हैं, हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। दिस वॉज पास ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स फॉर अटेनिंग दिस राइट। और ये आरटीआई एक्ट इसलिए भी पास किया गया था क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे आंदोलन में इसकी चर्चा हो रही थी कि भाई हमें ये अधिकार होना चाहिए, जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार से पूछ सकें कि ये काम हुआ तो इसकी डिटेल्स क्या है ना। अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एनी सिटीजन्स में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 days। तो इस राइट टू इन्फॉर्मेशन में आम जनता को, मुझे भी, आपको भी, है ना, हर नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और दे आर बाउंड टू रिप्लाई विद इन 30 days, 30 दिनों के अंदर में उन्हें जवाब देना ही है, ये है। So the right to information has enabled the citizen to access the information that is under the control of a public authority. This right has promoted transparency and accountability in the working of different departments. तो इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए क्या हुआ है कि अब जनता के पास में सूचनाओं को एक्सेस करने का अधिकार मिल गया है, वो सूचनाएं, वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी में होती हैं। और इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो भी फंक्शनिंग है, सरकार जो भी काम करती है, कराती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जनता जान सकती है। व्हाट इज़ मीडिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का रोल क्या है? सिर्फ खबरें पहुंचाना ही नहीं, मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। मीडिया इज़ लाइक ए वॉच डॉग इन ए डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पब्लिक इन्वॉल्व। मीडिया का एक बहुत बड़ा काम ये है कि वो वॉच डॉग की तरह से काम करे कि सरकार सही से काम कर रही है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, और सरकार जो काम लोगों के लिए कर रही है वो सही से हो रहा है कि नहीं, और जनता को भी इन्वॉल्व करके रखती है, उन्हें अपडेट करके रखती है। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ बीइंग ए मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, इट हैज़ बिकम ए पावरफुल फोर्स इन आवर डेली लाइफ। तो मतलब इसके जरिए सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, बताया जा रहा है। इसके साथ साथ में इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही पावरफुल रोल है। एक शक्ति के तौर पर हम अखबार देख करके खुश होते हैं, सूचना जान करके खुश होते हैं, और किसी खबर को पढ़कर उदास भी होते हैं ना। So the selection and the extent of media coverage by a television channel or a newspaper has set objectives behind it. तो इस तरीके से ये बात पता चलती है कि जो भी टेलीविज़न चैनल है या कोई न्यूज़पेपर है, कुछ तो होते हैं जो सारी खबरों को दिखाते हैं, और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जैसे कि वो क्लासिफाइड होते हैं कि या तो सिर्फ वो पॉलिटिकल न्यूज़ दिखाएंगे, स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो उनके पीछे में उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है, उद्देश्य होता है। देयर आर सम पैरामीटर्स, उसके हिसाब से वो अपने चैनल्स को चलाते हैं, न्यूज़पेपर में खबरें छापते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक ए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मीडिया बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द न्यूज़ ऑफ द व्यूज़। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मीडिया के जरिए जो कुछ भी बताया जा रहा है, हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये हमें ज़रा सा एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तौल लेना चाहिए। लेट अस होप दैट द मीडिया brings important issues to the forefront that are otherwise ignored
It must constantly draw the attention of the public and the government towards issues like scarcity of clean drinking water, lack of health facilities, crime and violence, illiteracy, female infanticide, etc. A democracy without a media, a democracy without a free media is like a car without wheels. तो ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, क्राइम एंड वायोलेंस, इलिटरेसी, फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग ये जान रहे हैं कि मीडिया का इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में कि क्या कहें। इसका काम है उन सारी चीज़ों को, उन बातों को सामने में लेकर के आना जो हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा इग्नोर कर दी जाएं, छिपा दी जाएं। ये बहुत बड़ा काम है मीडिया का। इट मस्ट कॉन्स्टेंटली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इशूज़। तो इसका एक बहुत बड़ा काम ये भी है मीडिया का कि वो जनता का ध्यान खींचे, गवर्नमेंट अथॉरिटी का ध्यान खींचे, पॉलिटिकल लीडर्स का ध्यान इस तरफ में खींचे जो इशूज हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, जैसे कि साफ पानी, स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, विलेज में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, डिस्पेंसरी नहीं है, तो ये चीज़ मीडिया को बतानी चाहिए। अगर कहीं पे क्राइम और वायोलेंस बढ़ गया है, मारपीट, दंगे, डकैती ज़्यादा हो रही हैं, अगर कोई स्टेट, कोई पर्टिकुलर रीजन काफ़ी इलिटरेट है, वहाँ पर इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये समस्या भी मीडिया को उठानी चाहिए। अगर अपने देश में कहीं ऐसा हो रहा है फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, उन्हें बचपन में ही मार दिया जा रहा है, पेट में ही मार दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को, ये इन खबरों को उठाने का जिम्मा किसका है? इन खबरों को उठाने का जिम्मा मीडिया का है। तो मीडिया का काम है बैलेंस बनाना, सरकार को उसके कर्तव्य याद दिलाना कि आपको जनता के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और जनता को ये बताना कि सरकार ने ये कहा था करने को और सरकार ने ये किया है, देश दुनिया में ये हो रहा है, सरकार आपके लिए ये करने जा रही है, उसकी प्रोग्रेस स्टेटस ये है। इसीलिए ये लास्ट लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए डेमोक्रेसी विदाउट ए फ्री मीडिया इज़ लाइक ए कार विदाउट व्हील्स। मैं फिर से अंडरलाइन करूँगा फ्री मीडिया को, कि लोकतंत्र बिना स्वतंत्र मीडिया के क्या है, वो एक ऐसी कार की तरह से है जिसमें पहिए नहीं हैं, है ना। ये मीडिया ही है जिसकी वजह से देश की सरकार को, देश की नेताओं को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को एक डर होता है कि अगर हम अपने काम नहीं करेंगे तो लोगों को, सिटीजन्स को, पब्लिक को पता चल जाएगा, है ना। ये जो पब्लिक है सब जानती है। कैसे? ये पब्लिक कैसे जानती है? मीडिया की वजह से। तो मीडिया का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपका ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जिस चैप्टर का नाम क्या था, क्या नाम था, याद करो जल्दी से। अभी दिखाता हूँ मैं नाम। रोल ऑफ डेमोक्रेसी, रोल ऑफ मीडिया, नो, इट वाज मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। कि मीडिया जो है वो हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, मेन पिलर है। अगर लोकतंत्र को, अगर डेमोक्रेसी को बचाए रखना है ना, उस पर नज़र रखनी है, डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में कन्वर्ट नहीं होने देना है, तो एक बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। क्योंकि मीडिया सब कुछ बताती है, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए। किसे बताती है? जनता को। और जनता जब एक बार जान जाएगी, जनता जब एक बार जाग जाएगी, तो वो लोकतंत्र में बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसका एक फेसबुक पेज भी है। आप देखते होंगे कि मैं आपके चैप्टर्स पूरे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आगे से जो चैप्टर्स थोड़े से लंबे हो रहे हैं, 1 घंटे के लगभग के हो रहे हैं, उन्हें आधे आधे घंटे के 2 पार्ट्स में भी
कन्वर्ट कर दूँ, 2 हिस्से में कर दूँ, तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, पढ़ना समझना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि जल्दी ही थोड़े दिनों में त्योहारी सीज़न शुरू हो रहे हैं और उसके बाद फेस्टिवल सीज़न के बाद शुरू होता है सीजन ऑफ एग्ज़ाम्स, एग्जामिनेशन का सीज़न। और आपको अपने एनुअल एग्ज़ाम्स में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने हैं ना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेम, माय बेस्ट विशेस टू यू। हम लोग जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में।